स्टार्ट करते हैं। देखो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने रेडियस वाला पार्ट खत्म कर दिया, वेलोसिटी वाला भी खत्म कर दिया, ठीक है, उसका तमाम कर दिया। अब क्या है, उसके बाद हमारा एनर्जी का था। पिछली क्लास में मैंने ये चीज बता दी थी, ठीक है, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझा दिया था, एग्जांपल भी दे दिए थे और तुमने अच्छे से क्लैरिफाई भी कर दिया था, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है। ये तो हमारा आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, ठीक है, उनकी अगर हम एनर्जीज की टर्म में बात करें, ठीक है, उनका रेशियो निकाल रहे हैं तीनों का क्या है, ठीक है। अब हम उसको जो टोटल एनर्जी थी उसको और आगे अब हम क्या कर देंगे, हम उसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। एक मिनट मैं फैन ऑफ कर दूं, मुझे दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अब ठीक है, थोड़ी आवाज साफ हो गई होगी, ठीक है। थोड़ी आवाज साफ हो गई होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उसे और डिराइव करना है, ठीक है। तो ये जो मैं सारा ये किया हुआ है इसको तुम्हें नोट करना है, मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा और तुम उसको समझते जाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है, यहाँ तक कर लिया था मैंने। उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ पर मेरे टोटल एनर्जी जो आई थी वो क्या आई थी मेरी, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, ये आई थी। अपनी नोटबुक में चेक कर लो एक बार, आई थी या नहीं आई थी, ठीक है। टोटल एनर्जी मेरी ये आई थी, हमने ये निकाली थी पिछली क्लास में, ठीक है। तो टोटल एनर्जी मेरी ये आई थी। अगर मैं इसको ई एनर्जी बोल दूं, ठीक है, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ ई से, मतलब अगर मैं ई बोल रहा हूँ तो मतलब टोटल एनर्जी है, ठीक है। जब भी मैं ई की बात करूँ हम टोटल एनर्जी की ही बात करते हैं जनरली, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो मेरे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन अब मुझे अगर उसकी अलग अलग ऑर्बिट में निकालना है, समझो, अगर मुझे उसके अलग अलग ऑर्बिट्स में निकालनी है उसकी एनर्जी, तो वो तो आर तो मेरा वेरिएबल होता है, तुम्हें पता है आर हर ऑर्बिट की अलग अलग होती है वैल्यू। आर क्या होता है मेरा, आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू क्या होता है एन स्क्वायर बाय जेड होता है, ठीक है। तो ये तो मेरी सबके लिए अलग होती है। तो अगर मुझे किसी भी nth शेल में निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इस आर की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं पुट कर दूंगा तो मेरी एक और जनरल इक्वेशन बन जाएगी। वो जनरल इक्वेशन के हेल्प से जैसे हमने रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाला, अब हम एनर्जी भी निकाल पाए। समझ रहे हो, देखो अभी समझ आ जाएगी, अभी जब मैं उसकी डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। डेरिवेशन में नहीं जाना, हमें एंड में फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आर एन का याद करूं, मैंने आर एन का एक फॉर्मूला निकलवाया था, ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया था, एन स्क्वायर और जेड को आर कॉमन ले लिया था और बाकी सबकी वैल्यू आ गई थी 0.529, याद करो, ठीक है। तो हमारी आर एन की वैल्यू आई थी, याद करने को मैंने मना ही किया था, अभी भी नहीं करनी, ठीक है। तो मेरी आर एन की वैल्यू ये आई। अब मैं क्या किया, टोटल एनर्जी का मेरे एन शेल का फॉर्मूला क्या आया था, कल मैंने किया था माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r एन, ठीक है। अगर मैं एनएस शेल की बात कर रहा हूँ तो मेरा आर किससे रिप्लेस हो जाएगा, आर एन से, ठीक है, क्योंकि एन क्या मेरा वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो, अगर अब मैं आर एन की वैल्यू, ठीक है, अगर अब मैं इसकी वैल्यू आर एन की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर तो मेरा क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा आगे। तो मैंने यही किया, इस आर एन की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर, ठीक है। तो अगर मैं पुट करूंगा, देखो ई एन मेरा क्या था, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, आर की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जब मैं पुट करी तो मेरा क्या, इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम के हो गया, ठीक है। अब मैं इसको जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा जाके ऊपर चला जाएगा ये वाली टर्म्स, ठीक है, और ये नीचे रह जाएगी ये वाली, ठीक है। सोल्व कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। फिर जब मैं इसको पूरा सोल्व कर लूंगा, देखो मेरी ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, nth शेल के लिए मेरे आर एन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ठीक है। और टोटल एनर्जी को मैं ईएन भी बोल सकता हूँ, nth शेल के लिए मेरी ये होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आर एन की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर एन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर दूंगा पूरा, ठीक है। सोल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा, फिर से ये देखो वही काम हो जाएगा, कर दूंगा, ठीक है। बाकी देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट। तो जब मैं इन सब की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, 13.6, मतलब माइनस 13.6, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, बिल्कुल सेम है जैसे रेडियस और वेलोसिटी में किया, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये मेरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इस बात का ध्यान रखना, दोबारा से बोल रहा हूँ, ये जो मैंने एनर्जी निकाली है मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। तो अगर मान लो एग्जामिनर तुम्हारे से जूल में पूछ लेता है, जूल में, तो तुम्हें एक रिलेशन तो पता ही है, हमारा ब्रह्मास्त्र कौन सा था, 1.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, ठीक है, जूल ये था। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे,
तो मेरा क्या आ जाएगा, ये बन जाता है -2.18 इंटू 10⁻−18 Z²/n², तो वही रहेगा। अब ये मेरी एनर्जी किसमें होगी, जूल पर एटम। ठीक है, ये किसमें थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो तुम्हें दोनों याद रखनी है, तुम एक याद रख लो, दूसरी तो तुम अपने आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, ज्यादा जनरली ये यूज होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमें ये वाली तो पक्का याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो मेरा एनर्जी का फॉर्मूला ये डिराइव हो गया। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, देखो, फॉर nth शेल Rn इज इक्वल टू n²h²/4π² Z(e²m). ठीक है, ये पिछली चीज थी। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं nth शेल में, तो वो क्या होता है -k Z(e²/2Rn). ठीक है, Rn मेरा क्या होता है, रेडियस वेरिएबल होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ Rn फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, ये किया। फिर मेरा क्या हो गया, अब मैंने क्या किया, Rn की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तुम खुद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मैंने कुछ अलग सी चीज की है। बस यहाँ पर जब मैंने वैल्यू पुट की, तो मेरा सारा सोल्व करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, Z² n² अलग हो जाएंगे, और इन सब का जो बाकी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू एक आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी जो वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद बस उसको क्या करना है, हमें सोल्व कर लेना है। और मेरा En की वैल्यू क्या आ गई, -13.6 इंटू Z²/n²। तुम्हें ये याद नहीं करना कैसे किया, तुम्हें ये याद रखना है, बस अप्रोच याद होनी चाहिए कि ऐसे कर सकते हैं अगर बाय चांस कभी जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो मेरा एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया, और अगर मैं उसको जूल में करूंगा तो ये आ जाएगा, ये है -13.6 इंटू Z²/n², या En को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n², ये मेरा जूल है। अब यहाँ से मुझे क्या चीज इंपॉर्टेंट, क्या चीज लेके चलनी है, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, मेरी एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, आज उस पर ध्यान देते हैं। मेरी एनर्जी का फॉर्मूला आ गया -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आया मेरा। ठीक है, अब अगर मैं ये इसको बोल रहा हूँ टोटल एनर्जी, तो अब मुझे बता दो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अपनी नोटबुक में फटाफट लिख दो, टोटल एनर्जी क्या होगी और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इसको सोल्व करके मुझे बता दो क्या आंसर। ठीक है, तुम बताओ फटाफट, फटाफट बोलो, बताना क्या होगी। अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अभी उसको नोट ना करना, जो मैं बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी, 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है। एक रिलेशन दोबारा से लिख देता हूँ, मेरा क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूँ, तो वो क्या हो जाएगी, -2 इंटू 13.6 इंटू Z²/n², तो ये मेरी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ आ गई। या तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -27.2 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बात समझ आ गई, तीनों को कैसे यूज किया, मेरी ये काइनेटिक होगी, ये टोटल हो गई, और ये पोटेंशियल होगी। लिख लिया, बता दो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज पर फोकस करना है तुम्हें। यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, देखो, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, मैं टोटल एनर्जी को आगे से En ही लिखूंगा। ठीक है, एनर्जी लिखूंगा, एक ही बात है, टोटल एनर्जी En। ठीक है, तो मेरी जो वो है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, -Z²/n²। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरा n बढ़ेगा, ठीक है, खुद बताओ, ये दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मैं एक के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं z को कांस्टेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो एनर्जी है, ठीक है, वो किसके, n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे मैं n बढ़ाऊंगा, मेरा एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, E और जो n है वो मेरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे जैसे मैं n को बढ़ा रहा हूँ, मेरी एनर्जी होनी चाहिए कम। ठीक है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो सारा कबाड़ा कर देता है, वो मतलब कि रायता फैला देता है। रायता कैसे, देखो, जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, एनर्जी मेरी कम होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू नेगेटिव साइन मेरी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ आई, मतलब वैसे दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इस नेगेटिव साइन की बदौलत, इन नेगेटिव साइन ने ऐसा खप पाई कि इसकी वजह से जो ये बढ़ाने से कम होना चाहिए था, इस नेगेटिव साइन की वजह से क्या हो रहा है, मेरी ई की वैल्यू बढ़ रही है। तो एक लाइन तुम लिख सकते हो, लिखो। ठीक है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n² -z² बाय n²। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, ठीक है,
as value of n increases the total energy as value of n increases the total energy of electron increases. क्यों increases? due to नेगेटिव साइन. ये नेगेटिव साइन की बदौलत हुआ है. इस नेगेटिव साइन ने ऐसा कबाड़ा कर दिया कि वैसे ये मेरा बढ़ने पे कम होना चाहिए था, लेकिन ये नेगेटिव साइन के आने की वजह से क्या हो रहा है, मेरा उल्टा हो रहा है. अब भाई इस बात पे और गहराई में जाते हैं. ठीक है, बहुत जरूरी बात है. ठीक है, यहाँ पर अगर कोई बोल दे मतलब कि अगर मैं n इक्वल टू 1 में हूँ, ठीक है, और n इक्वल टू 4 में हूँ, तो मेरी एनर्जी ज्यादा किसमें होगी, तो बच्चे नेगेटिव साइन को भूल जाते हैं. वो क्या बोल देते हैं, n और e इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरी एनर्जी ज्यादा किसमें होगी, इसमें होगी. लेकिन आंसर है इसमें होगी. क्यों, देखो खुद बताओ. अगर मैं बोलूं कि मेरा माइनस एक है, मेरा -13.6 है, ठीक है, एक -4 है, तो बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी, -13.6 बड़ी है या -4, बताना एक बार. बड़ा कौन है, -13.6 या -4, -4 बड़ा है ना. तो यहाँ पर भी वही सीन होता है, यहाँ पर भी यही सीन होता है. आइए उसको समझते हैं. ठीक है, तो इस बात को लिख लिया ना, ये जो मैंने लिखा था. ठीक है, ये वाली लाइन को लिख लेना. मैं आगे बढ़ता हूँ. अब समझते हैं कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है. ठीक है, आइए उस मतलब को समझते हैं. ठीक है, नोट कर लिया ना, तो मैं रब कर रहा हूँ. ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अब हम समझते हैं कि नेगेटिव साइन मुझे क्या बता रहे थे. सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं. पहले डायग्राम बना. ठीक है, मैं पहले एनर्जी की वैल्यू, अभी उसको कुछ नहीं लिखना, छेड़ना भी नहीं है. ठीक है, जब तक मैं नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉर हाइड्रोजन एटम. अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी क्या हो जाएगी, -13.6 जेड के बैलेंस स्क्वायर होता है. ठीक है, तो अगर मैं फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा तो मेरा Z क्या हो जाता है 1, तो मेरी ENL वो क्या हो जाता है -13.6/n². ये हो जाएगा. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबकी वैल्यू निकाल लूंगा. ठीक है, अगर मैं E1 की वैल्यू निकालूं तो मेरी क्या आ जाएगी, ये आएगी. ठीक है, अगर मैं E2 की वैल्यू निकालूं, खुद निकाल लो अपनी नोटबुक में, 4 तक निकाल दो. अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब मैं E3 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी. ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरी क्या आएगी, -1.81 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इन बात को ध्यान रखना, ये बात याद ही रखनी है. ठीक है, समझ रहे हो. ठीक है, अब मैं E4 निकालूंगा तो मेरी क्या आ जाती है, ये आ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें ये वाली वैल्यूज याद रखनी है. E1 की वैल्यू क्या है, E2 की क्या आई, E3 की क्या आई और E4 की क्या आई. ठीक है, यहाँ तक तुम्हें याद रखना है. मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज अगर तुम्हें याद होगी ना, तुम क्वेश्चंस को चुटकियों में कर दोगे. ऐसा नहीं है कंपल्शन है, कंपल्शन इस वजह से है क्योंकि अब हमें क्या, जब क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन में हमें टाइम बचाना है. ठीक है, अगर तुम्हें वैल्यूज याद होगी ना तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा. ठीक है, बच्चे अभी सोच रहे होंगे और तुम इनकी हेल्प से क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे. ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ इन वैल्यू को कोशिश करना याद हो जाए. ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें धक्का कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो. फिर बताऊंगा कि तुम्हारे मैंने ये क्यों बोला था याद करने. ठीक है, बात समझ आई. इस बात यहाँ पर 1.51 आएगा तो ठीक है, -1.51. ठीक है, इसको नोट कर लिया, इन वैल्यूज को याद रखना है. ठीक है, ठीक है, -1.51 आएगा. ठीक है, वो गलती से लिख दिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है. ठीक है, अब मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना. अब मुझे एनर्जीज की वैल्यू मिल गई है. अब मैं क्या करूंगा, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा. आइए देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम मेरा है. ठीक है, तो देखो अब मुझे क्या करना है, बहुत प्यारा सा एक डायग्राम बनाएंगे. ये मेरा क्या है, n इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये मेरा क्या है, n इज इक्वल टू 2. ये मेरा क्या है, n इज इक्वल टू 3. ये मेरा क्या है, n इज इक्वल टू 4.
ये क्या है, ये ना सोचा ना सर गलती से कर रहे हैं, ये इसके पीछे का लॉजिक है जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ऊपर जा जाके ये मेरा मान लो n इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। लॉजिक है इसके पीछे। कभी तुम सोचो सर स्पेसिंग कितनी घटिया दे रहे हैं, हम तो बिल्कुल बराबर बराबर रखेंगे, ऐसा नहीं है, जान लीजिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें ध्यान दो, यहाँ पर मेरी इसकी वैल्यू की क्या आई थी, अगर मैं इसकी बात कर रहा था यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, ठीक है। इसकी अभी मैंने निकाली थी, ठीक है। इसकी क्या आई थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी। इसकी -1.1551 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी। इसकी -85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी, ठीक है। यही आई थी, अभी हमने निकाली थी, इसलिए निकाली थी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके बीच का गैप निकालना है। अगर मुझे इनके बीच का गैप निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो अगर मुझे ये गैप निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से ये माइनस कर सकता हूँ, वही बात है। अगर मुझे ये गैप निकालना है, ठीक है, डेल्टा ई मैंने तुम्हें बोहर के पोस्टुलेट में सिखाया भी था। अगर मुझे ये गैप निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, E2 माइनस E1, ठीक है। ये मेरा क्या E2, ये मेरा E1, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैं मान लो 13.6 में से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 3.4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड को नहीं देखना, हमें बस ये देखना इन दोनों के बीच में गैप, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो मैं वो लिखता जा रहा हूँ वो समझ लो कि तुम्हें याद करना है, याद इसलिए करना है ताकि तुम क्वेश्चन को इजीली कर पाओ। निकाल तो तुम ऐसा कर सकते हो, क्या किया मैंने, इन दोनों को माइनस ही तो किया है। माइनस करना तो तुम्हें बचपन से आता है, नर्सरी एलकेजी से सीखा होता है, ठीक है। बस मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, लेकिन हमें याद हो जाएगा तो हमारा वहां पर टाइम सेव होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या दूंगा, ठीक है। इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या बात है, 1.8, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ उनको अच्छे से नोट कर लो और ये तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के बीच की एनर्जी गैप निकालूं, ठीक है, तो बस इन दोनों को ऐड ही तो करना है, तो मेरा वो क्या आ जाएगा, 12.09, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं, इनके बीच का एनर्जी गैप, ये वाला, ये वाला, ये वाला एनर्जी गैप मेरा क्या हो जाता है, 12.75 इलेक्ट्रॉन। जो मैं ये लिख रहा हूँ इनके बीच के एनर्जी गैप, वो तुम्हें याद होने चाहिए, याद इसलिए होने चाहिए कि ये तुम्हारे बहुत हेल्पफुल होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये वाला, ये तो पक्का याद होना चाहिए, ये भी पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। और ये भी पक्का, ये तीन तो पक्का, चौथे वाला देखेंगे, लेकिन ये और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। वरना ये तो तुम इन दोनों को ऐड करके भी ले आओगे, लेकिन ये और ये तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखना, तुम्हारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। चलो रब कर रहा हूँ, ये मैं वैल्यूज तुम्हें यूज करवाऊंगा, फिर बोल रहा हूँ याद रखना इसको, ठीक है। तो अब देखो बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले, ये मान लो मेरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये मेरी क्या लेवल्स, ठीक है, ये मेरी क्या लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरी n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू ऐसे डॉट डॉट जाके ये n इक्वल टू इंफिनिटी। एक बात बताओ कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मेरी n इक्वल टू इंफिनिटी, n इक्वल टू इंफिनिटी क्या हो गया, n इक्वल टू इंफिनिटी वो होता है जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसकी फील्ड से आजाद हो जाता है। मतलब समझो, दोबारा समझाता हूँ, देखो मान लो मेरा क्या, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस बैठा हूँ, ठीक है, मेरा न्यूक्लियस, ठीक है। मेरे न्यूक्लियस का क्या होता है, अगर कोई मेरी फील्ड में आएगा, ठीक है, फील्ड समझ रहे हो, जैसे तुम देखते होगे राजा होते थे, ठीक है, उनका वो क्या होता था, एरिया होता था, एक किंगडम है, ठीक है, वो किंगडम होती थी। अगर कोई बंदा उस किंगडम में रहता है तो उसकी बात माननी पड़ेगी, मतलब उसके ऊपर राजा का एक तरह से हक होगा। हक मतलब कि वो जो मर्जी उनके साथ कर सकता है, हम पढ़ते थे, ठीक है, राजा का अधिकार होता था, ठीक है, अधिकार बोलते थे, ठीक है। मान लो वो उसके किंगडम से बाहर निकल जाए, ठीक है, तो फिर राजा कुछ भी नहीं कर सकता उसका, मतलब जब तक वो उसके अंदर था वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, मतलब उसका हक था, ठीक है। ऐसे भी मान सकते हो इंडिया में, जैसे अभी मान लिया बाहर भाग गया, ठीक है, वो बाहर भाग गया पैसे लेके, तो क्या हुआ, जब तक अगर इंडिया में होता तो पकड़ लेते इंडिया वाले, लेकिन वो बाहर भाग गया तो मतलब अब क्या इंडिया वाले कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि उसको पकड़ के ला पा रहे, ला भी नहीं पा रहे क्योंकि वो इंडिया से क्रॉस कर गया। मतलब क्या हो गया, जब तक इलेक्ट्रॉन उसकी बाउंड्री में, उसकी फील्ड में था, फील्ड किसी भी एटम की छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। फील्ड का मतलब ये है कि जहां तक उसकी पहुंच है, पहुंच मतलब उसका राज चलेगा, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, n इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पर कोई अधिकार नहीं है, मतलब न्यूक्लियस के पास कोई फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या हो मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं,
फोर्स नहीं है मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे हम क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। ठीक है, हम क्या मानते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन की जीरो मानते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम उसकी जीरो मानते हैं। अब रीजन है क्यों, क्योंकि वहां पर उस पे उसका कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, क्योंकि तुम्हें पता है अगर इलेक्ट्रॉन इसकी फील्ड में आ जाएगा, मतलब जहां पर इसका फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, जब वो n इक्वल टू इंफिनिटी चला गया ना, उसका मतलब क्या होगा, इंफिनिटी ये नहीं है कि एक इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, मीलों दूर, वो किसी एटम के लिए कम भी हो सकता है। मान लो इसके बाद एक ही प्रोटॉन है तो इसकी फील्ड थोड़ी कम होगी। ठीक है, अगर मान लो इसमें 200 प्रोटॉन है तो इसकी फील्ड और बड़ी हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू इंफिनिटी पे हम क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, n इक्वल टू इंफिनिटी पे मेरी एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो मानते हैं। ठीक है, जीरो होगी। फिर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी फील्ड में लेके आया। ठीक है, जैसे जैसे मैं उसे फील्ड में लाऊंगा तो उस पर क्या अट्रैक्शन होगा, वही हो रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट ही कर रहा है, भाई आजा मेरे पास आजा, वही चीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या बुला रहा है अपनी तरफ, तो वो जैसे जैसे खींचा चला आ रहा है, मैंने तुम्हें बताया हुआ है, बहुत बार बताया है कि अट्रैक्शन क्या होता है, स्टेबिलिटी लाता है। स्टेबिलिटी कैसे लाता है, अट्रैक्शन से मेरी एनर्जी रिलीज होती है। आइए प्रूफ भी करते हैं कि कैसे रिलीज होती है। देखो, जब वो इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, मैंने तुम्हें ये चीज सिखा रखी है, याद करो, मैंने तुम्हें जब डायग्राम बनवाया था n इक्वल टू 1 s इक्वल टू, तो मैंने क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, बता रखा है, याद करो, बताया था। जब वो ऊपर जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, जब वो नीचे आता है तो वो एनर्जी को लूज करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली शेल से नीचे आता है एनर्जी लूज करता है। यहाँ पर देखो, वो बाहर वाली शेल से अंदर आ रहा है, मतलब कि एक तरह से n इज इक्वल टू इंफिनिटी से n इज इक्वल टू 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, मेरा पहले n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे था, अब वो ऊपर वाली शेल से मतलब हायर लेवल से अंदर वाले लेवल में जा रहा है, तो अंदर वाले लेवल पे जा रहा है तो मतलब वो एनर्जी को रिलीज करेगा। सीधी सी बात है, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। तो वो एनर्जी रिलीज करेगा जब, तो वो क्या होगा तुम्हें भी पता है, जितनी मैं एनर्जी रिलीज करूंगा मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी कम हो जाएगी एनर्जी उतना ही मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है, तो मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ मैं कि अट्रैक्शन से मेरे सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है, और रिपल्शन से सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या मिनिमम हो जाती है। मिनिमम कैसे, खुद देखो, एनर्जी जैसे जैसे मैं अंदर आ रहा हूँ मेरी एनर्जी क्या रिलीज होती जाती है। समझ आई बात, समझ आई ना, तो ये एनर्जी मेरी क्या रिलीज हो रही है, तो जितनी रिलीज होगी उतने ही ज्यादा मैं स्टेबल हो जाऊंगा। इसी वजह से जो मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आप खुद बताओ, n इज इक्वल टू 1 पे मेरा क्या होता है, अगर मैं En की वैल्यू क्या होती है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। तो अगर माइनस 13.6, जेड की वैल्यू तो 1 हो गई और ये भी 1, तो माइनस 13.6 मेरी क्या है, सबसे लो एनर्जी है, सबसे लो। और सिस्टम भी क्या चाहता था, मेरी कम से कम एनर्जी हो, मतलब 13.6 सबसे कम एनर्जी है। और जो सबसे कम एनर्जी होती है ना जहां पर, उसी को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब जहां पर सबसे ज्यादा मैं महफूज हूँ, मजा आ गया, मतलब मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है जिंदगी, मुझे प्यार मिल रहा है आराम से, न्यूक्लियस मुझे प्यार दे रहा है, मैं न्यूक्लियस के बिल्कुल पास बैठा हूँ, अट्रैक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं मेरी ये क्या होगी, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर मेरी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, मिनिमम मतलब सबसे कम। सबसे कम मेरी कौन सी एनर्जी होगी, -13.6। फिर जब मैं n इक्वल टू 2 पे आता हूँ तो मेरी एनर्जी कितनी हो रही थी, -3.4, मेरी एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, तो मतलब मैं थोड़ा सा अनस्टेबल हूँ। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ मेरी एनर्जी यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, और एक टाइम पर जाके मेरी इंफिनिटी पे तो जीरो ही हो जाती है। मतलब क्या हो गया, मेरी सबसे कम एनर्जी कहाँ होती है, ग्राउंड स्टेट। तो आई बात समझ, कितना मजेदार कंसेप्ट था कि हमारी इंफिनिटी पे एनर्जी मैक्सिमम होती है, जीरो, और जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस के पास आता हूँ मेरी एनर्जी क्या हो जाती है, सबसे कम। और सबसे कम एनर्जी ही चाहिए मुझे, क्योंकि मैं स्टेबल होना चाहता हूँ। स्टेबिलिटी मतलब मैं लोअर एनर्जी स्टेट, जितना हाइयर एनर्जी स्टेट में होगा उतना मैं अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसी वजह से जो मेरी, अगर मैं बोलूँ ग्राउंड स्टेट है जो होती है, उसकी एनर्जी -13.6 होती है, और ये सबसे स्टेबल है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मजे से अपना प्यार से रह रहा होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कर रहा होता है, मजे आ रहे होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया, मुझे सारा फंडा समझ आया। ठीक है, तो अब हम ये चीज को समझ। ठीक है, तो ये वाला मेरा पार्ट हो गया। अब हम इस पर आते हैं कि हमें लिखना है। ये तुम्हारा मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये तुम्हारा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं समझा तो मैंने पूरा दिया ही है, बस अब इस पार्ट को पूरा लिखना है। ठीक है, समझाने वाला पार्ट था जो वो समझ चुके हो। ठीक है, तो अब देखो, अब क्वेश्चन है, व्हाट डज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ En फॉर हाइड्रोजन एटम मीन। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जितनी मेरी नेगेटिव है उतना मैं स्टेबल, मतलब मेरी सबसे कम एनर्जी। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले देखो, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है न्यूक्लियस के
अट्रैक्शन से, ठीक है, मतलब उसके राज्य के बाहर होता है। तो एनर्जी हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। समझ आई? जीरो क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके बीच में कोई लेना देना नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसकी फील्ड में है ही नहीं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को लिख लो, फटाफट लिखो, साथ साथ लिखते जाओ, मैं समझाता जाऊँ, ठीक है। When the electron is free from the influence of nucleus, the energy is taken to be zero, ठीक है। जीरो मानते हैं अंडा। अंडा क्यों मानते हैं मैं अच्छे से समझा दूं, ठीक है। अगला क्या है, लिख लिया ना, बता दो, लिख लिया, पहला पॉइंट लिख लिया। यहाँ पर रिफ्लेक्शन पढ़ रही है, मैं वर्ड रिपीट कर देता हूँ। व्हाट डज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ En फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। वहां पर रिफ्लेक्शन पढ़ रही थी, तो वो क्या डज द नेगेटिव है, ठीक है। तो पहला मैंने पॉइंट बता दिया। दूसरा क्या है, द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू इंफिनिटी। इस सिचुएशन में हम क्या बोल देते हैं, जो उसका ऑर्बिट का नंबर है उसका नंबर है इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब क्या हो गया कि वो उसके राज्य के बाहर है। इंफिनिटी तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा तो है नहीं इंफिनिटी कोई नंबर है। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, ठीक है। इंफिनिटी को कभी भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू इंफिनिटी, और उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एंड इट इज कॉल्ड द आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आयनाइज्ड का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन में से अब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब उसके औकात के बाहर जा चुका है। अब इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन का कोई हक नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइज्ड हाइड्रोजन। तो आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम क्या हो गया, जो मैं H+ लिखता हूँ ना, याद करो, हाइड्रोजन में से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, ये मेरा आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, मतलब आयनाइज्ड मतलब उसका मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल के राज्य से बाहर कर कि भाई तू हमारे राज्य का नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल दिया, द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड इट इज कॉल्ड द आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है, when the electron is attracted by the nucleus, ठीक है, जैसे वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है, एक दूसरे से निगाहों पे निगाहें मिलेगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या धीरे धीरे अंदर आएगा, ठीक है, वो nth ऑर्बिट में आएगा एंड इज प्रेजेंट इन द nth ऑर्बिट, द एनर्जी इज एमिटेड, ठीक है, और एनर्जी लोअर होती है। तो मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया। जैसे मैं ऊपर से नीचे आता हूँ तो मेरी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो मेरी एनर्जी देखो, अगर मेरी यहाँ पर 10 थी, यहाँ पर मैंने 8 लूज कर दी, तो मेरी नीचे तो एनर्जी लो ही हो गई। अब मैं दो लेके नीचे आया हूँ, ठीक है, तो मेरी क्या हो रही है, नीचे जब एनर्जी आती है तो एनर्जी इज एमिटेड एंड एनर्जी इज लो, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो हो जाती है, ठीक है। लास्ट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन डिपिक्ट्स द स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी बता रहा है रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टेट ऑफ जीरो एनर्जी, ठीक है। रिलेटिव, ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू इंफिनिटी में मेरी जीरो है और यहाँ पर मेरी रिलेटिव क्या है, कम है, ठीक है। कम क्या होती है, धीरे धीरे अगर हम ग्राउंड स्टेट पे आ जाए तो -13%। द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन डिपिक्ट्स इट्स स्टेबिलिटी रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टेट ऑफ जीरो एनर्जी, ठीक है, व्हिच इज n इक्वल टू इंफिनिटी। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड बस अब ये बता रहा है बस कि जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो मैं एनर्जी रिलीज करता जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे रिलीज करता जाऊंगा मैं गरीब होता जाऊंगा। गरीब मतलब मेरी एनर्जी कम होती जाएगी। तुम पे ₹1,00,000 था, तुमने नीचे आने में 50,000 दे दी, तो तुम गरीब हो गए। गरीब मतलब तुम्हारी एनर्जी लो होगी, ठीक है। तो एनर्जी को एमिट करता हुआ आ रहा हूँ, मतलब मैं पैसा फेंकता चला आ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी एनर्जी लो होती जा रही है, ठीक है, मैं गरीब होता जा रहा हूँ। तो वही बात है कि मैं न्यूक्लियस के पास जाता जा रहा हूँ, मेरी एनर्जी कम होती जा रही है। हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बहुत आसान है। जो भी हमने किया था ना वही भी बना देना चाहिए था, रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं। देखो ये मेरी क्या, एन क्या है मेरी 1, एन क्या 2, एन क्या 3, एन क्या 4, एन क्या है मेरा इंफिनिटी, ठीक है। तो मुझे ये बता दो यहाँ पर मेरी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एनर्जी क्या होगी। एनर्जी का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू क्या होता है Z²/n, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है, n इक्वल टू 1 करूँ तो मेरी en क्या हो जाएगा, -13.6 Z², ठीक है। तो मेरी इसकी एनर्जी क्या होगी, वही है बिल्कुल सेम, बस साथ में हर जगह Z² ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या होगी -13.6 Z², -3.4 Z², यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दो, ठीक है। मतलब Z की वैल्यू पुट करते जाओ, वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम जनरल बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगी -1.51 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो जाएगा मेरा -0.85 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है। अब मुझे अगर एनर्जी गैप बताना है, ठीक है, तो अगर मैं इसका एनर्जी गैप बताना चाहूँ तो मेरा क्या हो जाएगा 10.2 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका बताना चाहूँ अगर मैं, ठीक है, तो इसका मेरा क्या हो जाएगा 1.89 Z² इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख रहे हो ना। अगर मैं इसका पूरा इसका बताना चाहूँ इसका, तो मेरा क्या आ जाएगा 12.09 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर मैं इस पूरे का बताना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 12.75 Z² इलेक्ट्रॉन। कुछ भी नहीं है, बस Z² सारा ऐड हो गया, हर जगह Z² ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल में बोल दूं लिथियम के लिए बताओ, फॉर लिथियम प्लस, लिथियम 2+ अगर मैं लिथियम 2+ के लिए बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, लिथियम 2+ के लिए मेरा Z क्या होता है, ठीक है, 3 होता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे लिथियम की थर्ड शेल की एनर्जी बतानी, ठीक है, लिथियम के थर्ड शेल की, तो मैं क्या चला जाऊंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड शेल की मेरी क्या -1.51 Z², तो Z की वैल्यू पुट कर दो 3, तो क्या आ जाएगा -1.51 × 9। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आई, बिल्कुल सेम है, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया उसके अंदर, वो Z² आ गया। ठीक है, अब हम अपने फेवरेट पार्ट पर आएंगे, ग्राफ पे। ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दो, तुम्हें आ चुका होगा ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाओ टोटल एनर्जी का। ठीक है, तो अब हम फेवरेट पार्ट पर आ गए, जो कि मेरा क्या है ग्राफ। ठीक है, तो अब हम ग्राफ्स बनाएंगे। सबसे पहली बात, मेरे एनर्जी के -13.6 Z² बाय n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब मैं क्या दो पार्ट्स बनाऊंगा, जैसे हम सिर्फ बना रहे हैं आज तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कीपिंग किसको कांस्टेंट कर रहा हूँ, Z इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और इधर क्या कर रहा हूँ, कीपिंग n इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, बिल्कुल सेम हमने रेडियस में भी बनाया, वेलोसिटी में भी बनाया, इसमें भी बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा n इक्वल टू -13.6, Z को मैंने कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, इनटू 1/n। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा कांस्टेंट टर्म में। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं n को कांस्टेंट करता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, ये बस मैं जो ब्रैकेट बना रहा हूँ उसका मतलब है कि मैं बस दिखा रहा हूँ कि अब ये कांस्टेंट बन चुका है। ठीक है, तो अब तुम इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करो, तुम बताओगे। ठीक है, मुझे ग्राफ, क्योंकि तुम बहुत सीख चुके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी वर्सेस n² का ग्राफ बनाता हूँ, तो बताओ क्या बनेगा। एनर्जी वर्सेस n² का ग्राफ बनाना, बताना कैसा बनेगा। तुम बताओ कैसा बनेगा ग्राफ, तुम सीख चुके हो। तुम एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ग्राफ बनवाया था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, इसका ग्राफ कैसा था बताना। बहुत बढ़िया हर्ष, मयंक, हाइपर बोला नहीं बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। ठीक है, तो मेरा आप क्या बनेगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, ठीक है, बता दो सही है। ठीक है, बोल दो। तो यहाँ पर कांटा मार, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। कांटा मारना है तुम्हें भी, मैंने जान के मारा कांटा। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन भी है, इसको तो कदर करो। नेगेटिव साइन का मतलब क्या, एनर्जी मेरी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव मतलब वो y एक्सिस में जाएगा। तो मेरा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसको लिख के कांटा मारना है। ठीक है, मेरा ग्राफ बनेगा कैसा, आइए वो बना। ठीक है, शेप यही आएगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, En वर्सेस n²। ठीक है, तो मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, वो मेरा बनेगा, इसको मैं n² को हटा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया n²। ठीक है, तो मेरा ग्राफ बनेगा ऐसे। तो खुद बताओ, जब मैं n² की वैल्यू पुट करूंगा, En की वैल्यू मेरी तो नेगेटिव आएगी, तो मेरा नीचे की तरफ बने। ठीक है, तो बस ये मेरा माइनस वाली साइड में बनेगा, ग्राफ वही बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपर। ठीक है, अब अगला बनाते हैं। ये कौन सा टाइप का हो गया मेरा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। ठीक है, और ये नेगेटिव है, इस वजह से नीचे वाले एक्सिस में। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अगला मुझे किसके बीच में बनाना है, En वर्सेस 1/n। इसका बता दो ग्राफ कैसा बनेगा। ये मेरा क्या बन गया, y इक्वल टू mx वाला ग्राफ। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, बनेगा वही स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन होगा क्या नेगेटिव वाली साइड। समझ आई बात। ठीक है,
अगर मैं इसकी स्लोप बताना चाहूँ तो मेरी स्लोप क्या हो जाएगी, -13.6 z। ठीक है, वो तो मैं निकालना आई है, इसको छोड़ के बाकी पूरा मेरा स्लोप हो जाता है। ठीक है, स्लोप मेरी नेगेटिव है तो वो तुम्हें दिख ही रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, उठ नहीं रहा, डूब रहा है। ठीक है, अब देखो अगले में आ जाओ। यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ, अब मैंने क्या किया, किसके बीच में बनाना है, z और en, इसके बीच में बताना कैसा ग्राफ बनेगा, en और z के बीच में कैसा बनेगा, बोलो, आता है तुम्हें? बेटा मैं z के बीच में पूछ रहा हूँ, z स्क्वायर नहीं। यहाँ पर मैंने किसका y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, पैराबोला। अब जो तुम बोल रहे हो वो यहाँ पर लगेगा बेटा, एक चीज पर ध्यान दो। अब मैंने जेड स्क्वायर को एक्स मान लिया, अब मैंने मान लिया जेड स्क्वायर को एक्स, अब मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये मेरा y इज इक्वल टू एम एक्स वाला बनेगा। ठीक है, बात समझ आई, ये माइनस हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये मेरा क्या है, पैराबोला ही है, वो मेरा क्या है, सिंपल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये मेरा सिंपल, और ये मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, चाहे लिख लो। ठीक है, वो पैराबोला है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लिख लेना। ठीक है, बना लिए। अब मैं तुम्हें अगर ग्राफ बोल दूं काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ बनाने हैं मुझे। ठीक है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बनाऊंगा, बिल्कुल सेम बनेंगे, लेकिन तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मेरी हमेशा पॉजिटिव होती है। मेरा काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन तो आता नहीं। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इसके जो ग्राफ बनाऊंगा वो बिल्कुल वैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये मैं दोबारा आप समझाऊंगा नहीं कैसे, क्यों बना रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है, वही चीज मैंने की है चारों में। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एन स्क्वायर, यहाँ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/n², लेकिन ये बात का ध्यान रखना, यहाँ पर ये डोटेड आता है। ठीक है, डोटेड मतलब क्या होता है बताता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि तुम खुद बताओ, जब मेरा एन क्या हो जाएगा 0, तो काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी। ठीक है, वो तो मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको डोटेड से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मेरा क्या आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, En काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस। ठीक है, ये मेरा सारा पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बना रहा हूँ ना, तो देख मेरा ग्राफ, उसकी वैल्यू क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की, 27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा उसकी शेप उसकी बिल्कुल ऐसी आएगी। ठीक है, तो लिख लेना, फॉर पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ उनकी शेप सिमिलर टू टोटल एनर्जी आएगी। ठीक है, स्लोप वगैरह की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन जो शेप होगी वो सेम होगी। तो लिख लो, ग्राफ्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्राफ्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी सिमिलर टू टोटल एनर्जी। ठीक है, क्यों टोटल एनर्जी का सिमिलर क्यों होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी में भी नेगेटिव होता है और उसमें भी नेगेटिव होता है, बस यहाँ पर इसका फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जब स्लोप की वैल्यू लिखूंगा वो डिफरेंट हो जाएगी, वो यहाँ पर 27.2 हो जाएगा बस। ठीक है, तो हमें इतना डीप में, हमें बस शेप पता होनी चाहिए, वैल्यू से नहीं लेना देना, शेप पता होनी चाहिए कि उसकी भी इसी की तरह बनेगी। ठीक है, अब कुछ टर्म्स है वो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात आती है ग्राउंड स्टेट। अभी मैं तुम्हें ग्राउंड स्टेट बता चुका हूँ, ग्राउंड स्टेट क्या होती है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट अभी मैं तुम्हें बताया था जहां पर मिनिमम एनर्जी होती है। ठीक है, तो जहां पर ऐसी स्टेट, मतलब एन की वो वैल्यू जहां पर मेरी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, तो लिख लो ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम और आई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ फोर, क्योंकि हम यहाँ पर बात किसकी करते हैं, बस हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो मेरा क्या हो जाता है,
ग्राउंड स्टेट मेरी क्या हो जाती है, n इज इक्वल टू 1, मेरी ग्राउंड स्टेट होती है n इज इक्वल टू 1, क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो हमेशा ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 में रहता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 होगी मेरी ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के, ठीक है। अब अगली क्या आती है एक्साइटेड, छोटी छोटी डेफिनेशन है उनको लिख लो, समझा चुका हूं मैं। एक्साइटेड स्टेट्स क्या होती है, द अदर एनर्जी स्टेट्स, या ऐसे लिख लो द अदर एनर्जी स्टेट्स ऑफ द एटम और आयन, ठीक है। द अदर एनर्जी स्टेट्स ऑफ द एटम और आयन एक्सेप्ट द ग्राउंड स्टेट, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरी एक्साइटेड स्टेट उसको मैं ES से लिख रहा हूँ, वो मेरी क्या हो जाएगी 2 3 4 5 कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, मतलब n इज इक्वल टू 1 तो ग्राउंड है। मतलब एक बात बताओ, तुम्हारा घर तो एक ही होता है, ठीक है, बाकी जो घूमने जा सकते हो कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट क्या है, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ठीक है। लेकिन ग्राउंड स्टेट कुछ बताओ, हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास ये मेरा न्यूक्लियस है, वो सबसे ज्यादा टाइम यहीं पर बिताएगा, तो वो उसका ग्राउंड स्टेट मतलब अपना घर है, ठीक है। तो ये मेरी ग्राउंड स्टेट है n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2 3 4, ये सारी मेरी क्या एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और बात यहाँ पे लिख लेना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ, खुद बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकती है, तो सबसे पहली एक्साइटेड स्टेट हो, तो देखो n इज इक्वल टू 1 तो मेरी क्या होगी ग्राउंड स्टेट, तो मेरी n इज इक्वल टू 2 जो होती है वो मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। तो बच्चे ध्यान नहीं देते, उनको यहाँ पर फर्स्ट दिखता है तो n इज इक्वल टू 1 को ही बोल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है मेरी, ये होती है n2, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है n2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, वो क्या हो जाएगी मेरी n, ठीक है। थर्ड बोलूंगा अगर, तो वो क्या हो जाएगी मेरी n। तो इस बात का ध्यान रखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है जो सबसे पहली एक्साइटेड स्टेट, और वो मुझे पता है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पहली एक्साइटेड स्टेट 2 होती है, ठीक है। तो n2 n3 n4, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अगर बात आती है एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है कि मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉन को नीचे वाली लेवल से ऊपर वाले लेवल में पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको मैं क्या बोलता हूँ एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी खुद ही समझ लो, किसी बंदे को एक्साइट करना है, ठीक है, तो एक्साइट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं समझा चुका हूँ, बस अभी लिखना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, द एनर्जी required to excite an electron from the lower energy level to higher energy level, ठीक है। अगर मैं बोलूं डी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, डी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, ठीक है, जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो जो मैं एनर्जी रिलीज करूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा डी एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये बात भी लिख लो, क्या बनी डी एक्साइटेशन एनर्जी, द एनर्जी, ये क्या होगी रिलीज होगी, तुम्हें भी पता है अगर मैं डी एक्साइट हो रहा हूँ तो मैं एनर्जी को रिलीज करूंगा, ठीक है। द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम हायर लेवल, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल लिख लो, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। बात समझ आ गई, छोटी छोटी डेफिनेशन थी और कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब मुझे बता दो, फटाफट बताना है, ठीक है,
मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बता दो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम आयन बता दो, ठीक है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम बता दो, ठीक है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन की बता दो, ये चारों मुझे आंसर दे दो, ठीक है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी है मुझे हाइड्रोजन एटम की, क्या होगी बताना, एनर्जी बतानी है बेटा, एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू बताओ। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो मुझे उसने क्या बोला, हाइड्रोजन एटम दे दिया, तो मतलब क्या होगा, जेड की वैल्यू क्या होगी 1, ग्राउंड स्टेट दे दिया तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी -13.6, फॉर्मूला क्या होता है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है, तो क्या बन जाएगा मेरा -13.6, जेड की वैल्यू भी 1 होगी और एन की वैल्यू भी, तो आंसर क्या हो गया मेरा -13.6 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे इसका बता दो हीलियम प्लस के लिए, हीलियम प्लस के लिए बता दो मुझे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, बताना क्या होगी हीलियम प्लस आयन के लिए, आइए इसके लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर मेरा क्या होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इसके लिए निकालते हैं, ठीक है, अब मुझे उसने क्या बोला है इसका, ठीक है, हीलियम आयन, हीलियम आयन के लिए मेरी जेड की वैल्यू क्या हो जाती है 2 हो जाती है, और ग्राउंड स्टेट ही है तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1, तो मेरा एनर्जी क्या हो जाएगी -13.6, जेड की वैल्यू क्या होगी 2, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा -13.6 इंटू 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाए 6 4 24, 4 3 12, 13 14, 4 1 4 5, तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा, यही बनेगा ना, कर लिया, सही था, तुमने सही सोचा। अब मुझे तीसरे का आंसर दे दो, तो इसका आंसर मेरा क्या आ गया -54.4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे तीसरे का आंसर दे दो, तीसरे में मैंने क्या पूछा है एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम बोल दिया तो मेरी जेड की वैल्यू क्या होगी 1, एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैंने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है, तो बस यहाँ पर पुट कर दो, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -13.6 बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा बताना, बताओ क्या आएगा, हम कर चुके हैं, यही चीज मैं तुम्हें समझा रहा था कि मैं इसको बहुत सिंपली भी कर सकता हूँ, मुझे क्या बोला एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मैंने जो तुम्हें टेबल बनवाई थी याद करो, पहले की क्या थी इतने, दूसरे की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो मुझे सोल्व करना भी ना पड़ता, मुझे आंसर याद होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मुझे उसने क्या बोला एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन, हीलियम आयन के लिए मुझे अगर निकालनी है तो मेरा क्या फॉर्मूला बना था, याद करो जो मैंने डायग्राम बनवाया, सीधा आंसर आता है उससे, ये मेरा आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट,